हेलो बच्चों, तो हमने ना आपका जो ट्रांसलेशन था वो पढ़ा था कल। ठीक है, आज हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे आपकी जो एनसीईआरटी है उससे। एक बार ये देख लेते हैं कि एनसीईआरटी जो है उसमें आपका ट्रांसलेशन किस तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। तो देखो, हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं सबसे पहले। तो देखो, सबसे पहले हमें ट्रांसलेशन में पढ़ना है टीआरएनए द अडेप्टर मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है? देखो, हमने ये कहा कि बिगनिंग में, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द प्रीपोजिशन ऑफ कोड, मतलब जब हमने आपका जेनेटिक कोड देखना शुरू करा था तब ये क्लियर था। इट वॉज क्लियर टू फ्रांसिस एंड क्रिक। फ्रांसिस एंड क्रिक ने क्या करा था? आपका डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था। जब उसने ये कहा था कि आपका जो मैकेनिज़्म है, एक ऐसा कोई मैकेनिज़्म है जिसमें जो आपका एक कोड है, ठीक है, ये रीड करता है और ये कोड जो है ये लिंक होता है अमीनो एसिड से। मतलब जो आपका डीएनए था, डीएनए पे जो आपके जीन्स पाए जा रहे थे जिन्हें हमने कहा था ये कोड है, क्या है आपका कोड है। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज़्म है जो कि कोई ना कोई तो ऐसा मैकेनिज़्म है जो कि इन जीन्स को, इन कोड को रीड करता होगा, और वो जो भी रीड किया जा रहा है उस रीड करने के बाद जो आपका प्रोडक्ट आता होगा वो अमीनो एसिड आता होगा। क्या आता होगा बेटा? अमीनो एसिड आता होगा। ठीक है, क्यों कह रहे हैं हम ये इसलिए कह रहे हैं कि जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं ना बेटा, उनके पास आपके इस डीएनए पे जो भी कोड है इसको रीड करने की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। देखो, हमें ये तो पता था कि आपका डीएनए है, उस पर जो भी कोड्स हैं वो रीड होते होंगे और रीड होने के बाद अमीनो एसिड बनते होंगे, पर अमीनो एसिड के पास उनकी कोई ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है जो कि आपके इन कोड्स को समझ ले या इस कोड्स को क्या कर ले, पढ़ ले। इसीलिए उन्होंने कहा कि 100% कोई ना कोई एडेप्टर मॉलिक्यूल, मतलब इस डीएनए से जो अमीनो एसिड बन रहा है या फिर इस डीएनए के आरएनए से जो अमीनो एसिड बन रहा है, उस अमीनो एसिड को क्या करवाने के लिए, जोड़ने के लिए आपके पास कोई ना कोई एडेप्टर मॉलिक्यूल बैठा होगा जो कि कोड रीड करेगा आरएनए से और अमीनो एसिड को गाइड करेगा। उसे हमने फिर क्या कहा? हमने कहा उसे टीआरएनए। क्या कहा बेटा? टीआरएनए। टीआरएनए को क्या कहा जाता था? पहले सोल्यूबल आरएनए भी कहा जाता था। ठीक है, कब? जब हमने जेनेटिक कोड को डिस्कवर नहीं करा था तब। इसका जो रोल है एज एडेप्टर मॉलिक्यूल वो हमें इस बाद में देखने को मिला, या फिर टीआरएनए को ये कहना कि भाई तुम एक एडेप्टर मॉलिक्यूल हो जो कि आरएनए से कोड रीड करते हो और अमीनो एसिड जो है उनको जोड़ते हो। ये वाला जो रोल है इसका, ये उसे बहुत बाद में असाइन हुआ था। अब हम बात करते हैं टीआरएनए की। टीआरएनए की स्ट्रक्चर देखो बेटा, ये आपकी टीआरएनए की स्ट्रक्चर बेटा, ये एल शेप स्ट्रक्चर है आपकी। टीआरएनए में क्या होती है आपकी? एंटीकोडोन लूप। दिस इज योर एंटीकोडोन लूप। ठीक है, ये आपकी एंटीकोडोन लूप है। एंटीकोडोन लूप के पास कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होता है। किसके लिए होता है? जो अमीनो एसिड उसके एक्सेप्टर एंड पे, मतलब ये एक्सेप्टर एंड है, एक्सेप्टर आर्म, थर्ड एंड, इस पे जो भी अमीनो एसिड है ना, इस अमीनो एसिड का जो भी कोड हमें पता है उस कोड का अपोजिट कोड किस पे होता है? आपकी एंटीकोडोन लूप पे होता है। और ये बाइंड किससे करता है बेटा? ये बाइंड करता है अपने जो एमआरएनए है उसके ऊपर जाके बाइंड करता है। अब देखो उन्होंने क्या लिखा, and it also has amino acid receptor end to which it binds to amino acids tRNA are specific। इन्होंने लिख रखा है हर अमीनो एसिड अपनी एक स्पेसिफिक टीआरएनए पे जाके बाइंड करता है। फिर इन्होंने बोला फॉर इनिशिएशन के लिए एक अदर स्पेसिफिक टीआरएनए होता है जिसे हम बोलते हैं इनिशिएटर टीआरएनए। मतलब हमने कहा था हमारा AUG इनिशिएटर कोडोन है, तो इन्होंने सिर्फ इतने सा बोल रखा है जो आपका इनिशिएटर कोडोन है उसके लिए एक स्पेसिफिक टीआरएनए होता है जिसका नाम क्या है? इनिशिएटर टीआरएनए। वैसे तो हर अमीनो एसिड के लिए एक टीआरएनए होता है, पर इनिशिएटर कोडोन के लिए एक अलग से टीआरएनए होता है जिसका नाम क्या है? इनिशिएटर टीआरएनए। और जो आपके स्टॉप कोडोन्स होते हैं उनके लिए कोई भी टीआरएनए आपको देखने को नहीं मिलता है। फिर वही वाली बात, इस फिगर में आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिखा रखी है। सॉरी बेटा, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर थी जो कि आपकी क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है। इसके बाद रियल में इस मॉलिक्यूल की जो टर्शरी स्ट्रक्चर होती है जो एल शेप की दिखती है वो इसकी फंक्शनल स्ट्रक्चर होती है। तो पहले जो टेक्स्ट बुक थी पहले हमें पता चला था इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जो कि क्लोवर लीफ थी। उसके बाद यही स्ट्रक्चर हमारी टर्शरी स्ट्रक्चर बनी जो कि कैसे आपकी इन्वर्टेड एल स्ट्रक्चर है जो कि आपकी फंक्शनल स्ट्रक्चर है आपकी टीआरएनए की। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की। तो देखो ट्रांसलेशन क्या होता है? एक ऐसे प्रोसेस जिसमें पॉलीमराइजेशन होता है अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन मतलब अमीनो एसिड को रिपीट किया जाता है और क्या बनाई जाती है? पॉलीपेप्टाइड। पॉली मतलब एक चेन बनाई जाती है
पेप्टाइड बॉन्ड्स की बहुत लंबी। इसे लिख रखा है द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द mRNA। ये ऐसे कहना चाह रहे हैं कि किस ऑर्डर में आपके अमीनो एसिड इस पॉलीपेप्टाइड में लगेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपका जो mRNA है उसकी सीक्वेंस कैसी है। mRNA की सीक्वेंस पे, इस mRNA की बेस की सीक्वेंस पे ये डिपेंड करेगा कि कौन सा अमीनो एसिड आपका किस नंबर पे, किस पोजीशन पे आएगा। अब इन्होंने बोला ये जो अमीनो एसिड mRNA को देख के समझ के आ रहे हैं, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? पेप्टाइड। कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? पेप्टाइड। ठीक है, इसलिए इन्होंने बोला कि अब पेप्टाइड बॉन्ड बनाने हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। इसलिए जैसे ही हम ट्रांसलेशन की शुरुआत करते हैं, फर्स्ट हम क्या करते हैं? अमीनो एसिड को एक्टिवेट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? अमीनो एसिड को एक्टिवेट, किसकी प्रेजेंस में? एटीपी की प्रेजेंस में। फिर उस अमीनो एसिड को जिसको हमने एटीपी के साथ लगा दिया है, उसे हम लिंक कर देते हैं। लिंक मतलब जोड़ देते हैं कोगनेट टीआरएनए से। कोगनेट टीआरएनए से मतलब इस अमीनो एसिड के स्पेसिफिक टीआरएनए से। ठीक है, और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। टू बी मोर स्पेसिफिक, मतलब चार्जिंग ऑफ टीआरएनए तो हम जनरली बोल देते हैं, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक इस प्रोसेस को नाम दें तो इसका नाम होता है अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। क्या होता है बेटा? अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। इन्होंने सिर्फ इतना लिखा कि अगर हम दो चार्ज टीआरएनए को एक साथ लेके आते हैं तो उनके बीच में जो अमीनो एसिड्स हैं वहाँ पे, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। वुड बी फेवर्स एनर्जेटिकली, मतलब बहुत जल्दी एनर्जी का यूज़ करके वो बॉन्ड बना दिया जाएगा। जैसे ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, दो टीआरएनए आ रहे हैं, ये टीआरएनए है, ये टीआरएनए है, दोनों चार्ज्ड हैं, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, इन दोनों अमीनो एसिड के बीच में। और कौन सा बनेगा? पेप्टाइड। और एनर्जेटिकली फेवर्ड मतलब जल्दी से बनेगा, और किसके थ्रू बनेगा? एनर्जी के थ्रू बनेगा। अब लिख रखा है कि जब ये बॉन्ड बनते हैं तो हमारे पास एक कैटलिस्ट, एक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है जो कि इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के रेट को मतलब इनके जल्दी बनने की प्रोसेस को इन्हेंस करता है, जल्दी कर देता है इनका बनना। अब लिख रखा है वो सेलुलर फैक्ट्री जो रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए, वो कौन से? आपके राइबोसोम। राइबोसोम की अगर हम बात करें तो वो किससे बना होता है बेटा? स्ट्रक्चरल आरएनएस। स्ट्रक्चरल आरएनएस मतलब हमने कहा था राइबोसोम आरआरएनए से बना होता है और प्रोटीन से। तो कितने टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं बेटा? 80 टाइप ऑफ प्रोटीन। ये बेटा आपका PYQ है कि जो आपके राइबोसोम है वो किससे बने होते हैं? स्ट्रक्चरल आरएनए से बने होते हैं और 80 डिफरेंट प्रोटीन से बने होते हैं। पहले ही कहते हैं जब ये अपनी इनएक्टिव स्टेट में होता है, राइबोसोम अपनी इनएक्टिव स्टेट में होता है, तो दो सब यूनिट होती है इसकी, एक बड़ी सब यूनिट, दूसरी स्मॉल सब यूनिट। जब आपकी प्रोसेस शुरू होती है mRNA की, मतलब आपकी ट्रांसलेशन की, तो आपका सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट जो होती है वो आपके mRNA से इनकाउंटर करती है, और जो प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन की वो बिगिन हो जाती है। मतलब सबसे पहले कौन सी यूनिट आएगी बेटा? आपकी स्मॉल सब यूनिट। अब इन्होंने लिख रखा है कि फिर लार्ज सब यूनिट आती है, और लार्ज सब यूनिट में कितनी साइट होती है? 2। किसके लिए बेटा? अमीनो एसिड्स के लिए। ठीक है, अब इन्होंने लिख रखा है फॉर सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड टू बाइंड एंड दस बी क्लोज इनफ टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। इन्होंने लिख रखा है कि आपके लार्ज सब यूनिट में 2 साइट्स होती हैं। ये साइट्स एक दूसरे के इतना पास होती हैं ताकि अमीनो एसिड के बीच में क्या बन सके? बॉन्ड बन सके। अब इन्होंने बोला कि ये जो राइबोसोम है ये एक्ट करता है कैटलिस्ट। हमने क्या कहा था कि हमें किसी कैटलिस्ट की जरूरत होती है, वो कैटलिस्ट कौन है बेटा? आपका राइबोसोम। और अगर हम बात करें बैक्टीरिया की तो उसमें 23S RNA, बेटा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। 23S RNA आपका बैक्टीरिया में, जिसे हम राइबोजाइम भी कहते हैं, ये करवाता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब जैसे हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन यूनिट थी, ऐसे हमारे पास एक ट्रांसलेशन यूनिट होती है mRNA। ये क्या कहते हैं? जब mRNA में RNA की सीक्वेंस फ्लैंक्ड मतलब दोनों साइड से किसी चीज़ से कोई चीज़ इसके ऊपर जुड़ी हुई हो, फ्लैंक्ड हो। किससे फ्लैंक्ड होती है बेटा? AUG स्टार्ट कोडोन से और स्टॉप कोडोन से। ठीक है, और जो बीच की यूनिट होती है वो क्या बनाती है? पॉलीपेप्टाइड। मतलब यहाँ पे एक RRNA है, mRNA है, इसके दोनों तरफ, एक तरफ स्टार्ट एक तरफ स्टॉप कोडोन, और बीच की यूनिट क्या बनाएगी? आपकी पॉलीपेप्टाइड बनेगी। mRNA also has some additional sequences that are known। अब ये लिख रहे हैं कि mRNA के पास स्टार्ट कोडोन, स्टॉप कोडोन और बीच में पॉलीपेप्टाइड बनाने की सीक्वेंस के अलावा
कुछ एडिशनल सीक्वेंस होती है जिनको हम कहते हैं यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन। अनट्रांसलेटेड रीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? 5th एंड पे स्टार्ट कोडोन से पहले, 3rd एंड पे स्टॉप कोडोन के बाद। काम क्या करते हैं बेटा? ये रिक्वायर्ड होते हैं एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अब बात करते हैं इनिशिएशन के लिए। सबसे पहले राइबोसोम बाइंड करता है एमआरएनए से। किस एरिया में करता है बेटा? स्टार्ट कोडोन पे। और इस स्टार्ट कोडोन को पहले कौन सा टीआरएनए, हमने कहा था आपके स्टार्ट कोडोन के लिए एक स्पेसिफिक टीआरएनए होता है जिसका नाम इनिशिएटेड टीआरएनए होता है। तो बेटा उस कोडोन को पहचानता ही कौन है? इनिशिएटेड टीआरएनए, एक स्पेसिफिक टीआरएनए। अब इसने लिखा राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोसीड करते हैं इलोंगेशन फेज। कैसे? खिसक खिसक के वो क्या करेंगे? आपका इलोंगेशन फेज प्रोसीड करेंगे। इस स्टेज के दौरान क्या होगा? आपका कॉम्प्लेक्सेस कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड लिंक टू टीआरएनए सिक्वेंशली बाइंड। इन्होंने लिख रखा है जब अपना जो राइबोसोम है मूव करेगा तब इलोंगेशन शुरू होगा। इलोंगेशन से क्या होगा? आपके पास एक कॉम्प्लेक्स आएगा। किससे बना हुआ? अमीनो एसिड, चार्ज्ड अमीनो एसिड उसके टीआरएनए के साथ जुड़े हुए होंगे, जो कि आपके एमआरएनए की हर कोडोन पे क्या करेंगे? घूमते जाएंगे। घूमते जाने के बाद वो अपने स्पेसिफिक, अगर ये आपका एमआरएनए है, ये आपका टीआरएनए है, टीआरएनए क्या करेगा? अपनी स्पेसिफिक कोडोन पे, एमआरएनए की स्पेसिफिक कोडोन पे जाके चिपकेगा। किसके थ्रू चिपकेगा बेटा? अपनी एंटी कोडोन लूप पे जो बेस पेयर प्रेजेंट है उसके थ्रू। राइबोसोम मूव करते रहेंगे बेटा कोडोन से कोडोन पर एमआरएनए के अंदर, एक कोडोन दूसरी कोडोन, और होगा क्या? आपका जो भी पॉलीपेप्टाइड है वो बनती रहेगी। अब लिख रखा है कि जो पॉलीपेप्टाइड है उसे डिक्टेट कौन करता है? रियल में डीएनए डिक्टेट करता है, क्योंकि डीएनए से बनता है आरएनए। तो आरएनए में जो सीक्वेंस है वो रियल में किसकी है? डीएनए। तो पॉलीपेप्टाइड जो बना है वो किसने डिक्टेट करा है बेटा? आपके डीएनए ने डिक्टेट करा है। ठीक है। उसके बाद जब एंडिंग आएगी तो आपके पास एक रिलीज फैक्टर आएगा, ठीक है, जो बाइंड कर जाएगा स्टॉप कोडोन से, क्योंकि स्टॉप कोडोन के लिए हमारे पास कोई टीआरएनए नहीं होता। तो बाइंड जो रिलीज फैक्टर है वो स्टॉप कोडोन से क्या कर जाएगा? बाइंड कर जाएगा, और आपका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा बेटा? टर्मिनेट हो जाएगा। ट्रांसलेशन टर्मिनेट होने के बाद आपकी जो पेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड चेन, वो क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। ठीक है। तो देखो ये तो हमने एनसीईआरटी से पढ़ लिया आपका ट्रांसलेशन। अब हम बात करते हैं एक बार आपके जेनेटिक कोड वाले पोर्शन की। तो देखो हुआ क्या, हमें ये पता था कि रेप्लिकेशन प्रोसेस में और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में कॉपी चलती है किसकी? आपके डीएनए की, या फिर आपके डीएनए से आरएनए की। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री अगर तुम्हें पता थी तो तुम्हें ये पता था कि कहीं ना कहीं आपके पास रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है, कॉपी बनती है एक दूसरे की। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, अब ये कह रहा है कि ट्रांसलेशन अगर तुम्हें करवाना है तो तुम्हें इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, एक पॉलीमर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। और वो पॉलीमर क्या सिंथेसाइज करेगी? आपके अमीनो एसिड सिंथेसाइज करेगी। ठीक है। इसने कहा है कि डीएनए से अगर आरएनए बन रहा है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्रिटी नेचर जो होती है डीएनए की वो काम आ रही है। पर अगर आपको आरएनए से प्रोटीन बनाना है तो कहीं ना कहीं आपको एक पूरी न्यूक्लियोटाइड की चेन चाहिए होगी, जो चेन आपका बाद में अमीनो एसिड की चेन बनाएगी। ठीक है। इसमें ना तो कॉम्प्लीमेंट्रिटी का कोई रोल है, ठीक है, ना ही कोई ऐसा रिलेशन है जो न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड के बीच में एग्जिस्ट करता है, और ना ही हम थ्योरेटिकली ये पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड जो है वो अमीनो एसिड बना रहे हैं। देयर exist ample evidences though to support the notion that change in nucleic acid material was responsible for changing amino acid in protein। ये कहना चाह रहे हैं कि हमें थ्योरेटिकली ये बात नहीं पता थी, पर हमें ये बात पता चली थी, बहुत सारे एविडेंसेस थे जो इस बात को क्या कर रहे थे? पता करवा पा रहे थे कि हमारे अगर डीएनए में चेंज आया तो हमारे अमीनो एसिड में 100% चेंज आएगा और हमारे प्रोटीन में चेंज आ जाएगा। इसका मतलब इस चीज़ से हमें ये पता चला, इसकी वजह से हमें पता चला प्रोपोजिशन ऑफ जेनेटिक कोड, कि कहीं ना कहीं जो जेनेटिक कोड है हमारे डीएनए में वो क्या करता है? डायरेक्टली आपके अमीनो एसिड की सीक्वेंस को अफेक्ट करता है। देखो डीएनए से आरएनए आराम से कॉम्प्लीमेंट्री नेचर से बन रहा था, पर ये वाली बात कि न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जुड़ के अमीनो एसिड्स बना देगी, ये हमारे पल्ले नहीं पड़ रही थी। बहुत सारे एविडेंसेस हमने देखे, एविडेंस देखने के बाद हमें पता चला कि अगर आप डीएनए की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोटीन्स है उसमें चेंज आता है।
इस वजह से हमें पता चला कि कहीं ना कहीं जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, वो कहीं ना कहीं अमीनो एसिड में चेंज के लिए ज़रूरी है। अगर वो अमीनो एसिड में चेंज कर रहा है तो आपकी जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो आपके जेनेटिक कोड से जुड़ी हुई है। ये बात हमें पता चल गई थी। अब हमें ये बताना था कि जेनेटिक मटेरियल जो है उसका नेचर क्या है, ठीक है, और नेचर क्या है, इसके लिए हमें क्या बताना था कि जो जेनेटिक कोड है, कौन सा जेनेटिक कोड मिलके क्या बना रहा होता है, ये चीज़ डेसिफर मतलब पता लगाना थोड़ा सा चैलेंजिंग था। इन ए वेरी ट्रू सेंस इट इज़ रिक्वायर्ड, अगर हम अच्छे से बात करें तो ये पता लगाना कि डीएनए के जो कोड है वो कहीं ना कहीं अमीनो एसिड बना रहे होंगे। हमें अलग अलग डिसिप्लिन, अलग अलग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस तरीके के साइंटिस्ट की ज़रूरत थी, जिसमें हमें फिजिक्स के एक बंदे की ज़रूरत पड़ी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बंदे की ज़रूरत पड़ी, बायो केमिस्ट्री की भी पड़ी और बेटा जेनेटिक्स की भी पड़ी। सबसे पहले आया था जॉर्ज कैम्यू, फिजिक्स का इंसान था, फिजिक्स का साइंटिस्ट था। उसने कहा कि हमारे पास 4 बेस हैं, अगर वो ही कोड बना रही है कितने अमीनो एसिड के लिए, 20 अमीनो एसिड के लिए, तो जो कोड होना चाहिए वो कम्बिनेशन होना चाहिए बेसिस का। अगर वो बेस का कम्बिनेशन है तो अगर हम 20 अमीनो एसिड्स को बनाना चाह रहे हैं 4 बेसिस से, तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ये 4 जो कम्बिनेशंस है ये अपने आप को जिस तरीके से रिपीट करेंगे तो ये 64 कोडोन बनाएंगे। मतलब 4 बेस अगर 3 की पेयर में आते हैं तो ये अपने आप की कितनी कोडोन बनाते हैं, 64 कोडोन बनाते हैं। अब ये पता लगाने के लिए कि जो हम ये कोडोन बना रहे हैं ये ट्रिपलेट होती है, 3 की पेयर में होती है, ठीक है, वो इज़ अ मोर डोंटिंग टास्क। पहले तो ये बोल दिया कि जो 4 बेसिस है वो 3 की पेयर में होने चाहिए। अब ये 4 बेसिस 3 की पेयर में होते हैं, ये डोंटिंग मतलब बहुत ही और भी मुश्किल टास्क था। इसके लिए कौन सा साइंटिस्ट आया सबसे पहले, हरगोबिंद खुराना आया। इसने क्या करा, इसने आपका इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। इसने क्या करा, सबसे पहले आपके कुछ कॉम्बिनेशन लिए बेसिस के, होमोपोलीमर लिए और कोपोलीमर लिए, मतलब बेसिस को इस तरीके से अरेंज करा और कुछ को इस तरीके से अरेंज करा। तो बेटा ये तो आपके होमोपोलीमर हो गए, ये आपके कोपोलीमर हो गए। सबसे पहले तो होमोपोलीमर और कोपोलीमर किसने बनाए, हरबिंद खुराना ने। इसके बाद आया नियर्नबर्ग बोला भाई मैं आपका एक सिस्टम बना रहा हूँ जो कि सेल फ्री है, और वो सेल फ्री सिस्टम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, और प्रोटीन सिंथेसाइज करने से ये पता चल जाएगा कि जो ये कोड है ये डेसिफर मतलब कौन सा अमीनो एसिड बना रहा है और कौन कौन से कोड मिलके कौन सा अमीनो एसिड बनाते हैं, कौन सा प्रोटीन बनता है, ठीक है। फिर आया ओकोआ ने एक एंजाइम बनाया। वो एंजाइम आपका आरएनए बनाने में हेल्पफुल था। अगर आपका आरएनए, मान लो ये मैंने एक डीएनए की या आरएनए की सीक्वेंस दे दी, आपकी एक डीएनए की सीक्वेंस से अगर मैं बिना टेम्पलेट के आरएनए बनाना चाहूँ तो कौन सा एंजाइम आया था, आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज आया था, ओकोआ ने दिया था। तो देखो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में क्या बना दिया, आपका आरएनए बना दिया। ये सारे काम करने के बाद तुम्हारे पास एक चेकर बोर्ड आया। उस चेकर बोर्ड में देखो आपके पास कितने वो हैं बेसिस, 4, 1, 2, 3, 4। इधर भी आपके पास कितने बेसिस हैं, 4। हुआ ये जब इन 4 बेसिस को आपने कंबाइन करना शुरू करा तो आपके पास 64 कॉम्बिनेशंस आए। कितना है बेटा, 64। इन्हें हमने क्या बोला बेटा, कोडोन। और ये कोडोन अमीनो एसिड, कितने अमीनो एसिड के लिए, 20 अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। फिर जेनेटिक कोड की कुछ प्रॉपर्टी आई। इसने कहा 64 में से सिर्फ 61 कोडोन्स जो होती हैं वो आपके अमीनो एसिड के लिए कोड करती हैं। 3 कोडोन किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करती, इसलिए उनका फंक्शन क्या होता है, स्टॉप कोडोन्स का होता है। ट्रांसलेशन में अभी अपन ने पढ़ा। कोडोन क्या होती है, ट्रिपलेट, मतलब एक कोड जो होता है जेनेटिक कोड वो 3 बेसिस का बना हुआ होता है। इसके बाद जो जेनेटिक कोड है उसकी नेचर डिजेनरेट होती है। इसका मतलब एक अमीनो एसिड मोर देन 1 कोडोन से कोड हो सकता है, और जो कोडोन है वो आपकी एमआरएनए पे जो रीड होती है कि ये पूरा आपका एमआरएनए, इस पर आप कोडोन रीड कर रहे हो तो इनके बीच में कोई कॉमा नहीं होता, ये कंटिन्यूटी नो पंक्चुएशन के साथ कोडोन रीड हो सकती है एमआरएनए पे। इसके बाद है यूनिवर्सल नेचर। यूनिवर्सल नेचर मतलब ह्यूमन से लेकर बैक्टीरिया पर हर कोडोन ऑलमोस्ट एक ही जैसा अमीनो एसिड बना रही है। जैसे यू फिलाइन एनिलीन बनाएगी। कुछ एक्सेप्शन है इसकी, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन्स, माइटोकॉन्ड्रिया में जो कोडोन्स पाई जाती हैं, प्रोटोजोआ में जो कोडोन्स पाई जाती हैं, वो कोडोन ह्यूमन से और बैक्टीरिया से थोड़ी सी अलग क्या बना सकती है, आपकी अमीनो एसिड बना सकती है। इसके अलावा एक कोडोन है AUG, ये इनिशिएटर कोडोन भी है और ये मिथ्योनिन के साथ क्या करती है, आपका मिथ्योनिन जो है अमीनो एसिड उसे भी कोड करती है। 3 तरह के स्टॉप कोडोन है, UAA, UAG, UGA एंड आपका ये आपकी क्या है, आपकी टर्मिनेटर कोडोन।
ठीक है। अब एक बात और पढ़ो बेटा, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है कि चेकर बोर्ड से देखो ये वाली कोडोन्स किस अमीनो एसिड को कोड करती हैं, पहले ये देखो, फिर ये अमीनो एसिड देखो और ये अमीनो एसिड किस कोडोन से कोड हो रहे हैं ये देखो एक बार। अब समझो म्यूटेशन, म्यूटेशन इन जेनेटिक कोड अगला टॉपिक हमारा। इन्होंने कहा कि जो आपका जीन्स और डीएनए है उनका जो रिलेशन है वो बहुत बेस्ट अंडरस्टूड किया गया था म्यूटेशन की स्टडी के द्वारा। ठीक है, म्यूटेशन को हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, लेकिन एक बात सुनो। इन्होंने लिखा कि इफेक्ट ऑफ लार्ज डिलीशन एंड रीअरेंजमेंट इन द सेगमेंट ऑफ डीएनए आर इजी टू comprehend. इट में रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ जीन एंड सो अ फंक्शन। ये यूँ कहना चाह रहे हैं कि अगर हम डीएनए के सेगमेंट में बहुत बड़ा डिलीटेशन कर दे बेटा, या उनके बेसिस को रीअरेंज कर दे, तो देखो छोटी सी म्यूटेशन आ गई, छोटा सा चेंज कर दिया, तो वो कंप्रीहेंड करना मतलब उसको देखना, उसको समझना इतना आसान नहीं होता। पर अगर तुमने कोई लार्ज चेंज कर दिया तो कहीं ना कहीं आप उस डीएनए में जो भी फंक्शन, जो भी उसकी स्ट्रक्चर चेंज हुई उसे देख सकते हो। अब इसने बोला द इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, देखो लार्ज चेंज कर दिया तो तुम आराम से देख सकते हो, पूरा प्रोटीन बिगड़ जाएगा। पर अगर पॉइंट म्यूटेशन हुई, छोटा सा चेंज करा है, तो उसके एग्जाम्पल हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ पॉइंट म्यूटेशन, एक बेस में चेंज करा है, तो उससे बीमारी कौन सी होती है? सिकल सेल एनीमिया। चेंज क्या होता है बेटा? आपके ग्लूटामेट की जगह वेलिन आ जाता है। मतलब एक 3 बेस था या 3 ट्रिपलेट थी जो ग्लूटामेट बना रही थी, उस ट्रिपलेट में कोई एक बेस चेंज कर दिया तो कौन सा अमीनो एसिड बनने लग गया? वेलिन बनने लग गया। तो देखो लार्ज चेंज तो आप आराम से देख के बता दोगे, ऑर्गेनिज्म क्या तो मर जाएगा या तुम्हें अलग प्रोटीन देखने को मिलेगा। पर अगर छोटा सा चेंज करना है, पॉइंट म्यूटेशन करनी है, तो उसका चेंज हम यहाँ देखेंगे। देखो सबसे पहले आपने एक स्टेटमेंट है आपके पास, राम हैज़ रेड कैट। तुमने क्या करा? तुमने एडिशन करा, एक बेस ऐड कर दिया, तो आपका पूरा का पूरा कोड चेंज हो गया। राम हैज़ BREDCAP। तो देखो ये 4 अमीनो एसिड बन गए, एक अभी भी क्या रह गया? आपका बेस खाली रह गया। फिर तुमने BI ऐड करा तो AP खाली रह गया। तुमने बेटा आपके पास तीसरा एडिशन और कर दिया G, तो आपके पास हुआ क्या? 1 2 3 4 5 अमीनो एसिड बन गए। और अगर तुम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपके 3 थे, यहाँ पे आपके 4 थे, यहाँ पे भी आपके 4 थे। तो ये यूँ कहना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी डीएनए की सीक्वेंस में एक बेस ऐड करो, 2 बेस ऐड करो, एक बेस डिलीट करो, 2 बेस डिलीट करो, तो आपका फ्रेम शिफ्ट होता है। क्या होता है बेटा? आपका फ्रेम शिफ्ट होता है। लेकिन अगर आप 3 ऐड कर दो बेस या 3 डिलीट कर दो तो आपका क्या नहीं होता? फ्रेम शिफ्ट नहीं होता है। आपके पास एक एडिशनल अमीनो एसिड बनता है अपने ओरिजिनल चेन की वजह से, या फिर अपने ओरिजिनल चेंज के कंपैरिजन में। अब देखो ये सब पढ़ाने के बाद इसने यहाँ से 2 म्यूटेशन निकाले हैं। पहली म्यूटेशन आपकी फ्रेम शिफ्ट, दूसरी आपकी डिलीशन। इसने बोला कि अगर आप इंसर्ट मतलब ऐड करोगे या डिलीट करोगे, ठीक है, कितने को? 3 और 3 के मल्टीपल, मतलब 3 6 12 ऐसे कोडोन्स को आप ऐड या डिलीट करोगे तो आपके पास कुछ अमीनो एसिड अलग से आएंगे और रीडिंग फ्रेम जो होगा वो अनअल्टर्ड रह जाएगा फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड। ठीक है, उस पॉइंट के बाद से आपका जो रीडिंग फ्रेम है वो क्या रह जाएगा? आपका अनअल्टर्ड रह जाएगा। इसने यूँ कह रखा है कि मान लो तुमने यहाँ पे 3 चीज़ें ऐड कर दी, ठीक है, तो इस पॉइंट के बाद आपका जो रीडिंग फ्रेम है, जो रीडिंग फ्रेम चल रहा है अनअल्टर्ड, मतलब यहाँ पे जो भी कोडोन आएंगी वो 3 की फॉर्म में ही आएंगी। पर एक बात नोटिस करो, यहाँ पे तुमने 2 ऐड करा था, तो यहाँ पे जब तुमने चेंज करा तो इससे आगे का जो भी डीएनए है उस पर जो रीडिंग फ्रेम है, मतलब जो हम 3 3 3 के फॉर्म में पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं ऑल्टर्ड हुआ है, चेंज हुआ है। यहाँ देखो जब तुमने एक बेस ऐड करा तो भी आपका आगे का रीडिंग फ्रेम क्या हुआ है? ऑल्टर्ड हुआ है। तो अगर आपको रीडिंग फ्रेम ऑल्टर नहीं करना, जहाँ से म्यूटेशन हुई है उसके बाद का रीडिंग फ्रेम, जहाँ म्यूटेशन हुई है तो इसके बाद का फ्रेम ऑल्टर नहीं करना, 3 3 की पेयर दिखनी चाहिए, तो आपको कितनी म्यूटेशन करनी पड़ेगी? 3 ही ऐड करने पड़ेंगे, 3 ही आपको डिलीट करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, तो एक बार NCERT रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नोट्स भी देख लेना, वीडियोज़ भी देख लेना। ठीक है ना बेटा? ओके।